वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी अंकिता कश्यप विथ यू गाइज। सो फाइनली आज मैं वापस आई हूँ अपने एक नए वीडियोस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि पिछले सारे टॉपिक से थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी फैक्चुअल होगी और थोड़ी नॉलेजेबल होगी। ना कि कोई प्रॉब्लम्स होंगी, ना ही कोई सॉल्यूशंस। ओके, सो होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग सही होंगे, सेफ रहे, पैंडेमिक से अपने आप को सेव करो, अपनी फैमिली को सेव करें। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिनको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो जिनको पता नहीं है सब्सक्राइब कहाँ से करना है, तो अपने चैनल के बगल में एक लाल कलर का लिखा हुआ देख सकते हैं सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे साथ में आगे आने वाले हर वीडियोज़ में बने रहें। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है क्वालिटीज़ फॉर 21st सेंचुरी यूथ। जी हाँ, वैसी क्वालिटीज़ जो कि एक 21st सेंचुरी, आज के जनरेशन के यूथ मतलब युवा को चाहिए। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि उनके अंदर हो, या अभी उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने इस वाले वीडियो में। ये वीडियो आपके दो पार्ट में होंगी। पहले पार्ट में हम अभी जो देख रहे हैं इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली हम क्या बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विथ सम एग्जाम्पल्स, फैक्चुअल ऑफ कोर्स। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक और जो स्किल्स होते हैं जो कि एक यूथ के अंदर होने चाहिए आज के जनरेशन में, उसके बारे में। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि कुछ ऐसे चीज़ है जिनको मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि उस पर हर एक इंसान, नॉट ओनली यूथ, हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन का फोकस और अटेंशन होना चाहिए। ना कि बस इंडिया में, बल्कि ग्लोबल तरीके से पूरे वर्ल्ड को जिस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो चीज़ है जस्ट ये 4 पॉइंट्स हैं, बस और भी चीज़ें हैं, बट मैं अभी मेन 4 पॉइंट्स की बात करूँगी। वो है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनइक्वालिटी एंड इंक्रीज इन वायोलेंट एक्सट्रीमिज्म। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्लाइमेट चेंज क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे। जो लोग न्यूज़ देखते हैं, या जो लोग थोड़े भी पढ़े हैं क्लासेस में, या जो लोग स्कूल जा रहे हैं, या जो अपने अगल बगल की चीज़ों से अवेयर हैं, जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, जिनको पता है, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते होंगे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हर वो टेम्परेचर जो कि क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रही है, वाइंड हो, एवरीथिंग जो कि क्लाइमेट को चेंज कर रही है, उस चीज़ों के बारे में हम उससे कंसल्ट करते हैं, जो कि अभी बहुत ही मेन रीजन बना हुआ है फोकस एरिया का हमारे वर्ल्ड में। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो होता है कि जब हम पशुओं, पक्षियाँ या जो पौधे हैं, वो मिलके एक स्वस्थ और हेल्दी, जी हाँ, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वातावरण बनाते हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो कि लॉस हो रही है। कैसे? जैसे हम पौधों को काट रहे हैं, जानवरों की मौत हो रही है, उनकी देखभाल सही से नहीं हो पा रही है, जिसमें भी एक हैशटैग चला हुआ है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो रोड पे जो डॉग्स होते हैं उनको जो लोग बुरे तरीके से मारते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जो कि हमारे वातावरण को स्वस्थ बनाती है, वो भी लॉस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी, असमानता, जो कि अक्सर हम और आप बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, ये बस लड़के लड़की की टॉपिक नहीं है। इनइक्वालिटी एक बिग टॉपिक, एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटिक टॉपिक है। इस पर भी कभी हम अपने पॉइंट शेयर करेंगे, बट अभी नहीं। जब हमारे पास व्यूअर्स अच्छे होंगे और जब हमारे पास ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि हमसे इस बात पे डिबेट करें, अपने पॉइंट्स रख सके, उस दिन हम इनइक्वालिटी को लाएंगे। वैसे मैं इनइक्वालिटी के मतलब बता दूँ, इनइक्वालिटी वहाँ होता है जहाँ हम किसी दो इंसान, दो चीज़ या किसी दो वस्तुओं के बीच अंतर करते हैं, किसी को ज़्यादा, किसी को कम करते हैं, तो किसी को ऊपर नीचे रखते हैं। ऐसी चीज़ों को हम असमानता कहते हैं, जिसमें हम समानता को ख़त्म ही कर देते हैं, वो होती है इनइक्वालिटी। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी बस एक शब्द नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इनइक्वालिटी के ऊपर एक स्पेशल राइट्स बनाए गए हैं, फंडामेंटल राइट जो है आपके। तो ये सब हम अच्छे से कभी डिस्कस करेंगे। आगे है इंक्रीज इन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। वायलेंट का मतलब होता है हिंसा, जी हाँ, और एक्सट्रीमिज्म जो है, एक्सट्रीमिज्म इसका मतलब होता है उग्रवाद। उग्रवाद क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को अति कर देते हैं, अतिवाद बढ़ा देते हैं, कोई भी चीज़ जो इतना होना चाहिए उसको और बढ़ाना। तो अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में, हर जगह कितनी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ है जिन पे हर एक इंसान का फोकस ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इन चीज़ों को सुधार सकते हैं और इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फैक्चुअल चीज़ डाली है, आप पढ़ सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जो बच्चे स्टूडेंट जो इन चीज़ में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ एक कॉपी या एक नोटपैड ले लो छोटा सा, जिसमें क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं, छोटे पॉइंट्स है जिसमें तुम बस पॉइंट डाउन कर सको, ताकि तुम दूसरों को ये चीज़ें बता सको जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक यूथ, हर एक युवा को जानने की ज़रूरत है। और भी बड़े लोगों, ये जो छोटे बच्चे हैं जो कि अब युवा बन रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी अभी से डालने की ज़रूरत है। तो होपफुली आप अपने नोटपैड निकाल चुके होंगे। तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो भारत को यंगेस्ट पीपल ऑफ कंट्री, मतलब जो अगर जैसे हम जानते हैं कि हर रैंकिंग होती है कंट्रीज की वर्ल्ड में, हर चीज़ में अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में, कभी हंगर वाला होता है, कभी डेवलपमेंट का होता है। तो वैसे ही जो युवाओं की जो नंबर्स होते हैं रैंकिंग में, तो हमारा भारत 5वें स्थान पे आता है। जी हाँ, अपना भारत युवाओं की देश में 5वें स्थान पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा पाए जाते हैं। अगर हम देखें नंबर वाइज, तो ऐसे तो एवरेज एज जो होता है हमारे यहाँ युवा का, जो नॉर्मली जब माना जाता है एवरेज जो कि मैक्सिमम होता है, वो है 29 एज के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे भारत में। लेकिन अक्सर अगर हम बात करें तो 1.3 बिलियन पीपल, जी हाँ मैं 2020 के डाटा की बात कर रही हूँ। तो और ये UNDP, इसके सोर्स जो है वो UNDP साइट से मैंने ली है, जो कि एक ऑफिशियल साइट है, आप जाकर उस पर चेक कर सकते हो। तो 1.3 बिलियन पीपल जो है उनकी एज 25 से कम है, बिलो 25 एज। जी अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 5th नंबर पे आता है हमारा भारत युवाओं के नंबर में, तो जिसमें से 1.3 बिलियन जो लोग हैं वो 25 साल से कम के एज है, मतलब युवा हैं। हाँ, और उसके क्वार्टर में हम कर दें तो उससे भी हाफ जो है वो है 14 साल के कम के बच्चे, जी, जो युवाओं में हम गिनते हैं, जो कि अब मैच्योरिटी के लेवल में आ सकते हैं या आने वाले हैं। आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये था फैक्चुअल बात कि हमारा भारत ऐसा एक देश है जहाँ युवाओं की कमी नहीं है, और हर एक युवा में इतना जोश है कि चाहते तो पूरे हमारे भारत के डेवलपमेंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, यहाँ की चीज़ों को बदल सकता है। तो यही चीज़ दिखाता है कि हम युवा में कितनी शक्ति रहती है। अब मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसी चीज़ों को जिस पे इम्प्लीकेशन करना, जिस पे ध्यान देना की ज़रूरत है, नीड है, ज़रूरत, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, तो उस पर उसको वापस से लाना, मतलब उसको अपने काम में लाने की ज़रूरत है। तो इस बारे में मैं बात करूंगी, जिसमें पहला है एजुकेशन नीडेड। जी हाँ, एजुकेशन मैं हर जगह कहती हूँ, जिनसे भी मैं मिलती हूँ या जो छोटे बच्चों को मैं रोड पे देखती हूँ, उनसे भी मैं अक्सर ये पूछती हूँ कि क्या वो स्कूलिंग करते हैं। और आपको भी अपने अगल बगल के बच्चों से पूछना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों सरकारी स्कूल होते हुए भी, जहाँ पे निःशुल्क पढ़ाइयाँ हो रही है, निःशुल्क किताबें दी जा रही हैं, क्यों बच्चे एजुकेशन नहीं लेना चाह रहे, क्यों अपने पढ़ाई को छोड़ के वो बाहर घूमना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज के यूथ के लिए, आज के युवा के लिए सबसे ज़रूरी है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको एजुकेशन होना चाहिए। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं होते, आपको सही गलत का नाप करना नहीं आता। हाँ, वो अलग चीज़ है, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस इतनी हो जाती है कि वो सही गलत नाप लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो समझ लेते हैं। बट अब वो समझ पाते हैं जब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो क्या आप भी अपने बुजुर्ग होने का इंतजार करेंगे? नहीं ना, आपके पास अभी जब समय है तो आप अभी क्यों नहीं सही गलत समझ सकते? क्यों आपको बुजुर्ग होने का इंतजार करना है? तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब वो नहीं है कि बस किताबी ज्ञान ले लो, जी नहीं। किताबी ज्ञान को कैसे अपनी ज़िंदगी में, जो रोज़ की जिंदगानी है उसमें कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको सीखना है। पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब बस बुक से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल लाइफ में आप फेस करते हो उसके बारे में नॉलेज होना, जैसे कि गर्ल्स के लिए गुड टच बैड टच क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखो। अपने इन सब चीज़ों पे नॉलेज गेन करना, वो स्कूल्स में नहीं है तो भाई तुम्हारे पास फ़ोन है, गूगल करो, इन सब पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे तुमको, तो वो करो, बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं के लिए। दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो है नीड एबिलिटी एंड करेज टू क्वेश्चन। जी हाँ, मैं एक फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट हूँ, और जब मैंने अपना पहला क्लास किया था फ़िलासफ़ी में, तो मेरे प्रोफेसर ने, जो कि हमारे प्रोफेसर थे और हमारे HOD भी थे, लेट KC पांडे सर, उन्होंने मुझे बताया था कि एक फ़िलासफ़ी स्टूडेंट का सबसे पहला काम है सवाल करना। जी, वैसे ही मैं आपसे कहती हूँ कि वो हर एक इंसान एक फ़िलासफ़र है, अगर वो अपनी सोच को रखना जानता हो। फ़िलासफ़र कोई महान लोग नहीं होते हैं, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़िलासफ़र बन सकता है अगर वो अपनी सोच पर ध्यान दे। तो मैं क्या कहना चाहूँ कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी,
ये नहीं कि कुछ जानते नहीं हो जाकर सीधा किसी भी बात पर सवाल उठा दो। इसीलिए मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया एबिलिटी, आपकी क्षमता। आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप जो चीज़ आपको गलत लग रही है आप उस पर सवाल कर सको। उसके लिए पहले आपको उतना नॉलेज तो होना चाहिए। क्या पता आप सवाल कर दो, कोई आपको गलत जवाब दे दे, आप कैसे जान पाओगे। तो एक एबिलिटी, एक क्षमता होनी चाहिए और एक हिम्मत, करेज होनी चाहिए कि जहां आपको गलत लग रहा है वहां पे आप उठो और सवाल करो। अब इससे ये मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप हर चीज़ पे सवाल उठाने लग जाओ, नहीं। जो सही है जो गलत है उस चीज़ के बीच डिफरेंस करो अपने एजुकेशन के हेल्प लेके, और देन करेज करो, हिम्मत करो, क्षमता का यूज़ करो उस पर सवाल करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। बिना एजुकेशन के आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ सकती है कि आप क्वेश्चन उठाओ या आप लोगों को समझाओ, क्योंकि अब जनरेशन बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ों को भी बढ़ाना है। कुछ पुरानी सोच जो कि गलत है उनको चेंज करने का टाइम हमारे युवाओं का ही है। तो उसके लिए हमें एजुकेशन और फैक्ट्स जानना होना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके। तीसरा पॉइंट है मेरा यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। जी हाँ, अनेकता में एकता, जो कि हमारे भारत का एक मोटो है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे नेहरू जी ने 14 अगस्त को रात के 12 बजे, जो कि 15 अगस्त भी मान सकते हैं, अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा था कि हमारी कंट्री की मेन मोटो क्या होगी, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि हमारे देश में इतनी अनेकताएं हैं पर उन सारी अनेकताओं को मिला के हमारा हिंदुस्तान बना है। हर धर्म, हर जाति, हर क्लास के लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग सोच रखने वाले लोग यहाँ पे हैं, पर स्टिल हमारा देश वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में माना जाता है। यहाँ पे लोगों को सोच की आज़ादी दी जाती है। क्यों? यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कारण, सॉरी। तो ये बहुत मेन रीज़न है कि जो हमारे कल्चर को इंक्रीज करता है, दूसरे देशों तक पहुँचाता है कि हमारे कंट्री आगे बढ़ सके। इस पर भी हम किसी दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा है ह्यूमैनिटी टीचिंग। आपको सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, मनुष्यता। क्या आपने सोचा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है वो तो ठीक है, हमारे स्कूल्स में हम पढ़ रहे हैं वो भी सही है, पर क्या मनुष्यता बची है? किसी के अंदर अगर मनुष्यता है तो क्या वो कभी किसी के साथ धोखा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि खुद वो मनुष्य है, उसे पता है कि मनुष्य का दर्द क्या है, एक मनुष्य की खुशी क्या है और एक मनुष्य के लिए अच्छा क्या है। तो हमें मनुष्यता को जानने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी क्या है, हम उसको कैसे संभालें, उसको कैसे बचाएं, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है उसमें मनुष्यता खत्म हो रही है। उसको बचाने का कोई ना कोई तरीका होता है, बहुत तरीका है। उसको हम सर्च करें, उसके बारे में पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, देखें कि हमारे अगल बगल कितनी कुछ हो रही है। धर्म के नाम पे मौतें हो रही हैं, कास्ट के नाम पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या ये सब मनुष्यता होने का नतीजा है? नहीं, वहाँ मनुष्यता की कमी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यता, हम सब मनुष्य तो हमारे अंदर मनुष्यता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं पहचानेंगे तो उसका होना ना होना हमारे लिए बराबर होगा। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं अभी भी कहूँगी इन चारों पॉइंट में सबसे मेन फोकस अभी के लिए हमारे यूथ का है कि मनुष्यता को आगे बढ़ाए, वरना समय के साथ ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अगर ह्यूमैनिटी नहीं रही तो ना एजुकेशन का कोई मतलब रहेगा, ना डेवलपमेंट का कोई मतलब रहेगा, ना ही किसी भी चीज़ का, ना ही यूनिटी का कोई मतलब रहेगा। तो ह्यूमैनिटी इज द मेन थिंग फॉर एवरीथिंग। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया है सरकार के द्वारा जो कि हमारे समाज में आगे, समाज को आगे बढ़ाना, वहाँ पे शांति बनाना और एक ऐसा ये डेवलपमेंट लाना, ऐसी चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब है सस्टेन करना, बचा के रखना। आज जो हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल हम इतना ना कर जाए कि जो हमारा आगे का आने वाला जनरेशन है उसके लिए वो सामान बचे ही ना। तो मगर अगर हम किसी सामान, जैसे पानी है, आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि पानी कितना कम हो गया है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं? नहीं। तो उस पानी का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे आगे आने वाले बच्चे होंगे, लोग होंगे, जनरेशन होंगे, यूथ होंगे, उनको उस चीज़ से समझौता ना करना पड़े, उनको उन चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े हमारे कारण। तो इस बारे में, इस सब चीज़ को बताने के लिए समाज को यूएनडीपी में और हमारे इंडिया में एक नया इंस्टीट्यूट खुला है, जिसका नाम, जो आज नहीं खुला है, 2012 में ही खुला था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो है MGIEP। जी हाँ, आप यहाँ देख रहे होंगे MGIEP। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट है किसके के लिए? शांति के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब हम देखेंगे इसका गवर्नमेंट ने जब ये बनाया तो
तो इसमें जब सर्वे हुई, इसमें जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने 4 पॉइंट्स को निकाला जो कि हर एक युवा के अंदर होना चाहिए। वो 4 पॉइंट क्या थे हमारे सोसाइटी को एक शांतिपूर्ण सोसाइटी बनाने में? तो वो थे क्रिटिकल इंक्वायरी, जो कि है हिंदी में हम उसको कहते हैं महत्वपूर्ण पूछताछ, क्रिटिकल इंक्वायरी, माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं सचेतन, एम्पैथी जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहानुभूति, कंपैशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं करुणा। जी हाँ, इंग्लिश में बात करें तो क्रिटिकल इंक्वायरी, माइंडफुलनेस, एम्पैथी, कंपैशन, और इसी को अगर हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो महत्वपूर्ण पूछताछ, सचेतन, सहानुभूति और करुणा। अब हम बात करेंगे कि ये चारों चीज़ है क्या। बहुत छोटे में, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं जानती हूँ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो क्रिटिकल इंक्वायरी क्या है? महत्वपूर्ण पूछताछ। अगर हम कुछ गलत होता देख रहे हैं या कोई भी एक हमारे सामने कोई भी केस है, कोई भी चीज़ गलत हो रहा है, तो उस पर तुरंत क्रिटिकल महत्वपूर्ण तरीके से उसका पूछताछ करना, उसके बारे में जानना, उसके सॉल्यूशंस का पता करना, वो होता है क्रिटिकल इंक्वायरी, जो कि हर एक यूथ में होना चाहिए। दूसरा है माइंडफुलनेस, सचेतन, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना, हम अपने दिमाग को हमेशा इतना चेतना में रखना कि तुरंत एक्शन लिया जा सके। माइंडफुलनेस जो है सचेतन, इसको मैंने आपको 5 भागों में बांटा है। पहला भाग है ब्रीथिंग, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। दूसरा है लिसनिंग, सुनना। तीसरा है सीइंग, देखना। चौथा है ड्राइंग, मतलब बनाना, किसी भी इमेज को क्रिएट करना। पांचवा है बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब हमारे शरीर का स्ट्रेच करना ताकि हमारी शरीर एक्टिव रह सके। अब देखिए, जो ब्रीथिंग है ये हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को सचेतन करने के लिए? तो मेडिटेशन के द्वारा। आपने बहुत सुना होगा कि अपनी सांस को अंदर को छोड़ने वाली जो मेडिटेशन होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है एक हेल्दी लाइफ के लिए, और जिनको मेडिटेशन में इश्यू होता है उन लोगों के लिए भी। तो इस बारे में आप आगे अपने सर्च करके देख सकते हैं कि आप कैसे ब्रीथिंग को, मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो आप मेडिटेशन के द्वारा आप अपने माइंड को, माइंडफुलनेस को, अपने एक्टिवनेस को जगा सकते हैं। दूसरा है लिसनिंग, आप बैठ के साउंड को फोकस करो, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना है। एक रूम में बैठ जाओ, सुनने की कोशिश करो कि अगल बगल कैसे साउंड आने, चाहे वो पंखे की आवाज़ हो, पानी की आवाज़ हो, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो हुआ सुनने की शक्ति, ताकि आप हर एक चीज़ को तुरंत सुन सको जो आपके अगल बगल हो रहा है, आपका माइंड इतना एक्टिव रहे। तीसरा है सीइंग, एक रूम में बैठ जाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करो बिना जज किए कि क्या क्या सामान क्या है। इससे आप अपने आँखों को इतने मजबूत मतलब इतना अच्छा बना सकते हो कि आपको हर चीज़ को तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे। ऑब्जर्व पावर हर एक इंसान की ज़रूरी है ताकि वो जान सके कि उसके अगल बगल हो क्या रहा है। इसके द्वारा आपका माइंड एक्टिव होता है। चौथा है ड्राइंग, मतलब अपने सोच को फोकस करना कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, उनको अपने चीज़ों में ड्रॉ करना। अगर उसको कहीं लिख लो, अगर नहीं कर पा रहे हो शुरुआत में, तो ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, अपने थॉट को, तुम अपनी सोच को जान पाओ। पांचवा बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब वो तुम फिटनेस के द्वारा कर सकते हो, जिम, वॉकिंग, मतलब ऐसी चीज़ ताकि तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहे और तुम्हारी बॉडी इतनी मतलब एक्टिव रहे कि तुम कोई भी चीज़ का एक्शन ले सको। ये हुआ माइंडफुलनेस के 5 भाग। एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझो, दूसरों के दर्द को समझना, उसको उसकी जगह खुद को रखना, उसको हम एम्पैथी कहते हैं, सहानुभूति कहते हैं। कि अगर कोई कुछ बता रहा है अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी खुशी को, तो एक मिनट में ऐसा लगना कि तुम ही उस खुशी को एंजॉय कर रहे हो, तुम ही उस चीज़ों को फील करो। अगर हर एक युवा ये करने लगे तो कभी वो किसी दूसरे युवा के साथ गलत नहीं करेगा और वो उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगा और उसको कैसे उसको टैकल करना है वो उसको हेल्प कर सकता है। चौथा है कंपैशन, करुणा जरूरी है आज के ज़माने में, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत लोग हमारे अगल बगल में, हमारे दोस्त ही बहुत ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं पा रहे, इस रीज़न से कि लोग नहीं समझेंगे। तो सफ़र कर रहे हैं, उनके सफ़र को समझना, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके साथ उस प्रॉब्लम में खड़े होना और उनको ये बिलीव दिलाना कि आप उनकी चीज़ों को समझ रहे हो, उन पर दया करके नहीं, उनको उनकी तरह समझ के, वो होता है तुम्हारा कंपैशन। तो ये हो गए हमारे किसके, तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के द्वारा बताए गए 4 पॉइंट जिस पे हर एक युवा को ध्यान देना चाहिए। अब एक लास्ट में छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। वर्ल्ड इको फोरम ऑब्जर्वर रिसर्च, ये एक इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इको का मतलब है इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था। तो ये जो वर्ल्ड का इको फोरम और ऑब्जर्व रिसर्च है, उसने एक सर्वे किया था जिसमें भारत के 5000 से ज़्यादा युवाओं को उन्होंने बुलाया था, उनके ऊपर सर्वे किया, उनसे पूछताछ हुई, उनके सोच को जानने की कोशिश हुई और उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसके रिजल्ट क्या निकला
एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पहला मैं बताऊंगी पॉजिटिव, वो कि हमारे जो भारत के युवा हैं वो बहुत एम्बिशियस है, अपने एम को लेके बहुत ही जागरूक है और अपने एम के लिए लड़ने वाले और अपने एम में बहुत इंटरेस्टेड है, अपने एम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको एम्बिशियस बनने से, उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं कुछ कारण है, जिसमें सबसे मेन कारण है उनका चेंज ऑफ नेचर ऑफ वर्क। चेंज नेचर ऑफ वर्क, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि उनको प्रेशर होता है कि वो IAS बने, IPS बने, जबकि वो क्रिकेटर बनने में इंटरेस्टेड होता है। तो उनके काम के, उनके नेचर को चेंज किया जा रहा है, जिसके कारण शायद वो अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो उतने एम्बिशियस नहीं दिख रहे हैं और हमारे कंट्री में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी या अभी की पीढ़ी जो है वो हमारे देश के लिए कुछ करे, तो सबसे पहले उन्हें जो करना है वो करने दे, उनके एम को समझे और उसमें अपना सहयोग दे, ना कि उनकी ब्लॉकिंग के रीजन बने। क्योंकि ये सर्वे भी हमें यही बताती है कि लोग अगर पीछे हैं या भारत पीछे जा रहा है तो उसके पीछे मेन कारण है कि हम उनके चेंज ऑफ वर्क, उनका जो नेचर ऑफ वर्क है उसको हम बदल रहे हैं। तो ये हो गए आज के मेरे वीडियो में क्वालिटीज़ फॉर 21st सेंचुरी। ये तो मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात की। अब मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपसे बात करूंगी स्किल्स के बारे में। स्किल्स मतलब क्या? L2 फैक्ट P। अब ये सोच रहे होंगे कि आप L2 फैक्ट P क्या है, तो ये जानने के लिए तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी ही लंबी हो चुकी है और मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकती। सो होपफुली आप मेरे साथ मेरे आने वाले नए वीडियो में बने होंगे और इस वीडियो को भी आप ध्यान से समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मेरी इंस्टा ID आपके पास है, यू कैन मैसेज मी। मैं आपके पास रहूँगी, अवेलेबल हूँ आपके साथ, आपको रिप्लाई करने के लिए, आपके सॉल्यूशंस देने के लिए। सो मेरे साथ बने रहे मेरे अगले आने वाले वीडियो तक, जिसमें हम L2 फैक्ट P के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच इतने देर तक मेरे साथ बनने के लिए। ऐसे ही अपना सहयोग देते रहे, मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करते रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद।